बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धुएं की तहरीर। इमरान सीरीज। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। जूलियाना फिट्ज़वाटर, जो नस्लन स्विस थी, हमेशा अतालवी गीत गाया करती थी। इसे अतालवी मौसीकी बहुत पसंद थी, लेकिन जब भी इसे अपने पुरस्कार ऑफिसर X2 का फ़ोन रिसीव करना पड़ता, तो इसे घंटों अतालवी क्या स्विस गीत भी आते ही आते थे। महकमा ख्वाजा की सीक्रेट सर्विस के 8 मेंबरों में से वो भी एक थी। इस वक्त वो एक अतालवी गीत गुनगुना रही थी और हाथ स्वेटर बुनने में मसरूफ थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। इसे स्वेटर एक तरफ रख दिया और उठकर एक तवील अंगड़ाई दी। घंटी बराबर बजती जा रही थी। हेलो, इसे माउथ पीस में कहा। मिस जूलिया, दूसरी तरफ से आवाज आई। यस, जूलिया स्पीकिंग। मैं X2 बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर, जूलिया बौखला गई। इसका सर हवा में उड़ने लगा। तुम जाफरी के हालात से वाकिफ ही हो? जी हाँ, मुझे मालूम हुआ है, जूलिया ने कहा। तुम्हारे पास जाफरी की कोई तस्वीर है? जी हाँ, है। अच्छा, तो तुम्हारे ड्राइंग रूम में जो टेबल फ्रेम है और जिसमें एमिली ब्रॉन्टे की तस्वीर लगी हुई है, क्यों, है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप ठीक फरमा रहे हैं, जूलिया ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। अच्छा, तो इस फ्रेम में एमिली ब्रॉन्टे की तस्वीर निकालकर जाफरी की तस्वीर लगा दो, X2 ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, जूलिया ने कहा, लेकिन इसके चेहरे पर उलझन के आसार नजर आने लगे। तुम्हें हैरत होगी, X2 ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। दो आदमी जाफरी की तलाश में हैं। तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाना, वो जाफरी के मुतालिक पूछगछ करेंगे। तो तुम कहना कि तुम पहली बार वो नाम सुन रही हो। जब वो तस्वीर की तरफ इशारा करें, तो इस तरह चौंकना जैसे तुम्हें वहां इसकी मौजूदगी का ध्यान ही ना रहा हो। फिर खौफजदा नजर आने लगना। जाहिर है कि फिर तुम्हें जाफरी के मुतालिक कुछ बताना ही पड़ेगा। शायद वो दोनों खुद को महकमा सुराग रसानी के ऑफिसर जाहिर करें, लिहाजा तुम उन्हें वो मकाम बता देना जहां जाफरी छुपा हुआ है। एक्सू बोलता चला गया। मुझे इसका इल्म नहीं है जनाब, जूलिया ने जवाब दिया। ओह, तुम इन दोनों को दानिश मंजिल ले जाना, इमारत खाली है। मैंने सारे इंतजाम मुकम्मल करा दिए हैं। बस तुम इन्हें यह कहकर वहां ले जाना कि जाफरी वहां छुपा हुआ है। बकिया मामलात को मैं खुद देख लूंगा, एक्सट्रू ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, ऐसा ही होगा, जूलिया बोली। मुझे तुम्हारी जहानत पर फख्र है, एक्सट्रू ने कहा, और जूलिया खुशी से फूल गई। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। कैप्टन खाबर को जबरदस्ती एक कमरे में धकेल दिया गया। इस वक्त कारखाने की मशीनें बंद थीं और वहां सन्नाटे की हुक्मरानी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहां इन 4 आदमियों के अलावा और कोई भी ना हो। वो दोनों जो कैप्टन खाबर को यहाँ पर लाए थे, जा चुके थे। इनकी जगह दूसरे 3 आदमियों ने ले ली थी, लेकिन इन तीनों के चेहरे नकाबों में पोशीदा थे। मुझसे तो कहा गया था कि हेडक्वार्टर, खावर ने एहतजाजन कहा। इसे भी वही समझो, एक नकाबपोश बोला। हाँ, अब बताओ कि वॉल्टर ने जाफरी से क्या गुफ्तगू की थी? क्या मैं इन दोनों के पास मौजूद था? खावर ने गुस्सीले लहजे में सवाल किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नकाबपोश बोला। जाफरी ने तुमसे इसका तज़किरा जरूर किया होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, खावर ने कहा। अच्छा, नकाबपोश अपने दोनों साथियों की तरफ मुंह मोड़कर बोला। इसे ठीक करो। खावर उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन इसका रिवॉल्वर तो पहले ही छीन लिया गया था। वैसे वो खाली हाथ होने के बावजूद भी लड़ मरने के लिए तैयार था। वो तीनों बैक वक्त इस पर टूट पड़े, मगर खावर पर काबू पाना आसान काम नहीं था। इसे 2 ही 4 हाथों में इनके मजाज दुरुस्त कर दिए, लेकिन आखिरकार इसका सितारा गर्दिश में आ ही गया। जब वो पैंतरे बदल बदल कर इन पर घूंसे बरसा रहा था, एक ने जमीन पर गिरकर इसकी दोनों टांगें पकड़ ली और वो मुंह के बल फर्श पर ढेर हो गया। और फिर खावर को होश नहीं कि वो कैसे और कितनी देर में बेहोश हुआ। वैसे जब इसकी आंख खुली, तो इसे महसूस किया कि वो किसी कमरे में नहीं है। सर पर खुला हुआ नीला आसमान था और चारों तरफ कद आदम झाड़ियां लहरा रही थीं। जंगल बसेरा लेने वाले परिंदों के शोर से गूंजा हुआ था। धूप में सुर्खी सी पैदा हो चुकी थी और खावर का जिस्म सर्दी से कांप रहा था। इसके बदन पर ऐसे कपड़े नहीं थे जो दिसंबर की इस एक सर्द तरीन शाम का मुकाबला कर सकते। वो उठ बैठा। इसे हैरत थी कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। हालांकि अभी उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था, लेकिन वो उछलकर खड़ा हो गया। ऐसे हालात में जिस्म के दर्द या सर के चक्कर की तरफ तो ध्यान देना बड़ी गैर फितरी बात होती है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई
और इसे झाड़ियों के ऊपर किसी का सर दिखाई दिया और फिर दूसरे ही लम्हे में वो आदमी इसके सामने था। ओह तनवीर, खबर के मुंह से बेसाख्ता निकला। तुम कहाँ? तुम्हारी मोटरसाइकिल बाहर मौजूद है, तनवीर बोला। एक्सो की हिदायत पर मैंने इसे ग्रैंड होटल से यहाँ लाया था। इसी ने मुझे ये भी बताया था कि तुम इन झाड़ियों में बेहोश पड़े हो, तनवीर ने कहा। फोन पर गुफ्तगू हुई? खबर ने पूछा। जाहिर है, तनवीर ने कहा। इसने तुम्हें और कुछ तो नहीं बताया? नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया, तनवीर बोला। तुम यहाँ कितनी देर से हो? खबर ने पूछा। तकरीबन आधा घंटे से। मैंने तुम्हें होश में लाने की कोशिश की थी मगर नाकाम रहा। अब पानी की तलाश में गया था मगर यहाँ कोई तालाब भी नहीं है। नहर है लेकिन आजकल खुश्क पड़ी है, तनवीर बोला। मैं नहीं समझ सकता कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, खबर बड़बड़ाया। मगर बात क्या थी? तनवीर ने पूछा। वही जाफरी वाला किस्सा, खबर बोला। लेकिन वो किस्सा क्या है? मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम, खबर ने कहा। जितना तुम जानते हो इससे ज्यादा मेरी मालूमात नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इस मामले में मेरे रोल से तुम बेखबर हो, खबर कहता चला गया। खबर ने वो सब कुछ दोहराया जो इस पर अब तक गुजर चुका था। ओहो, तनवीर ने एक लंबी सांस ली। तब तो तुम्हें यहाँ पहुंचाने वाला एक सुई होगा। तनवीर, तुमने कभी ख्वाब में भी ऐसा ऑफिसर देखा है? खबर ने कहा। खुदा की कसम, दुनिया के पर्दे में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। ऑफिसर की शान तो ये होती है कि मैं इसके पीछे बैठा हुक्म चलाया करे। मगर वो सामने क्यों नहीं आता? खबर बोला। ये बड़ा अच्छा है कि हम इसकी शख्सियत से नावाकिफ हैं, वरना हम इतने फुर्तीलेपन के साथ काम न कर सकते। ये बहुत अच्छा है, खबर। वो दोनों झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आए। वहां खबर की मोटरसाइकिल मौजूद थी। सूरज गुरूब हो रहा था। अब क्या राय है? खबर ने पूछा। गिलास फैक्ट्री की तरफ से वापस चले? नहीं, तनवीर से हिलाकर बोला। इस किस्म की कोई हिदायत नहीं है। खैर, खबर कर मुर्दा सी आवाज में बोला। वरना मैं इस तरह तो वापस नहीं जाना चाहता था। अच्छा, आइंदा के लिए भी कोई हिदायत है? नहीं, कुछ भी नहीं, तनवीर बोला। जंगल के सन्नाटे में मोटरसाइकिल की करख्त आवाज तमोच पैदा करने लगी। जुलियाना फिट्जवाटर इन दो आदमियों के साथ दानिश मंजिल में दाखिल हुई। इसने अभी तक सब कुछ एक्सट्रू की मर्जी के मुताबिक ही किया था। वो ये देखकर शर्मसार रह गई कि अभी तक एक्सट्रू की पेशन गोइयां हर्फ ब हर्फ सही साबित हुई थी। जुलियाना ने भी बड़ी अदाकारी की हद कर दी थी, वरना वो दोनों जुलियाना के साथ दानिश मंजिल तक क्यों आते? जूलिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार दानिश मंजिल की कंपाउंड में कदम रखा था। वैसे वो जानती जरूर थी कि वो इमारत महकमे के ही कामों के लिए वक्फ है। जैसे ही वो पोर्च में दाखिल हुए, अंदर से एक पैरा बाहर आया जिसकी वर्दी बड़ी शफाफ थी। पता नहीं वो कौन था। जूलिया ने इसे पहली बार देखा था। अलबत्ता वो सूरत से ही बिल्कुल अहमक मालूम हो रहा था। कैप्टन जाफरी से कह दो कि जूलिया है, जूलिया आगे बढ़कर बोली। बैरा खामोश पलके झपकाता रहा। क्या तुम बहरे हो? जूलिया ने झिंझिलाए हुए अंदाज में पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैरे ने अहमकों की तरह अपने कान झाड़ते हुए कहा। फिर दोनों मुर्दों से फिर दोनों मर्दों से पूछा, आप हजरात क्या चाहते हैं? ये मेरे साथ हैं, तुम फजूल बकवास क्यों कर रहे हो? जूलिया बोली। अगर ये आपके साथ हैं तब साहब आपसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, बैरा बोला। क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ मेम साहब। साहब का हुक्म है कि मर्दों से कह दो साहब नहीं है, औरतों को आने दो। फिर वो अचानक वो इस तरह अपना मुंह दबा दबा कर गाल पर थप्पड़ मारने लगा जैसे ये बात बेख्याली में इसके मुंह से निकल गई हो, और अब इसे ना सिर्फ इस पर अफसोस हो बल्कि अपनी हिमाकत पर भी गुस्सा आ रहा हो। दोनों मर्द हंसने लगे और जूलिया इसे एक तरफ धकेलती हुई आगे बढ़ गई। दोनों मर्द भी आगे बढ़े मगर बैरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नहीं जनाब, आप यहीं इंतजार करें। अलग हटो। दोनों ने दोनों तरफ से उसे घूंसे रसीद किए और वो खामोशी से एक तरफ हट गए। इसे यहीं रोके रखिए, जूलिया ने पलटकर इन दोनों से कहा और अंदर चली गई। वो इस अहमक बैरे को ड्राइंग रूम में खींच लाए। एक ने दूसरे से कहा, तुम दरवाजे बंद कर दो। बैरा चुपचाप खड़ा पलके झपकाता रहा। दूसरी तरफ जूलिया बड़ी तेजी से अंदर पहुंची और इमारत के उकबी दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर गहरी तारीकी थी और कंपाउंड साए साए कर रही थी। इस वक्त इसे अंधेरे में चारों तरफ एक्सट्रू का जलवा नजर आ रहा था। इसने सोचा, क्यों ना आज एक्सट्रू का दीदार ही कर लिया जाए। फिर वो इस अहमक बैरे से मुतालिक सोचने लगी। बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा जवान था। यकीनन वो बहरा न रहा होगा। हालांकि इसके चेहरे पर हिमाकत बरस रही थी, मगर पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता था। ऐसा आदमी जो बहरा बनना कभी पसंद नहीं कर सकता। क्या वही एक्सट्रू था?
मगर ये ख्याल जूलिया को फजूल मालूम हुआ। वो एक्सट्रू हरगिज नहीं हो सकता। इसके जहन में एक्सट्रू का तस्वुर बड़ा भयानक था। वो सोचने लगी, इस वक्त एक्सट्रू यकीनी तौर पर यहाँ मौजूद है। वो इमारत की पुष्ट से बाहर फिर बाएं भाग में आ गई। पोर्च की रोशनी गुल हो चुकी थी और अब कोई खिड़की भी रोशन ना थी। जूलिया कराटा की बार के पीछे छुप कर बैठ गई। इसका फासला इमारत से ज्यादा दूर नहीं था और वो पोर्च वाली रोशनी के करीब थी। अचानक इसे दो चीखें सुनाई दी और 100% इन्हीं दोनों की थी जो इसके साथ यहाँ तक आए थे। फिर इस तरह सन्नाटा छा गया जैसे चीखने वालों का गला घोंट दिया गया हो। सर्दी बहुत शदीद थी। जूलिया के दांत बच रहे थे, लेकिन वो वहां से नहीं हटी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे जमीन में इसके पैर पकड़ लिए हों। इसी हालत में 1 घंटा गुजर गया। फिर शायद कोई दरवाजा कड़कड़ाकर खुला और कुछ इस किस्म की आवाजें आने लगी, जैसे दो आदमी आपस में जोतम पेजार कर रहे हों। वो एक दूसरे को गालियां भी दे रहे थे। पोर्च से निकलकर वो रोश पर आ गए। यहाँ तक तो वो अलग अलग आए थे, लेकिन अचानक इनमें से एक ने फिर दूसरे को गाली दी और वो फिर लिपट पड़े। दोनों में जोर होने लगा। इनकी बातें बेसरोपा थीं। गालियां बेतुकी, जो कुछ मुंह में आ रहा था बक रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो या तो नशे में हो या फिर पागल हो गए हों। अंधेरा होने की वजह से वो इनकी शक्लें तो ना देख सकी, लेकिन इन्हें पहचान लेने में दुश्वारी पेश ना आई, क्योंकि वो अपनी आवाजों से पहचाने जा सकते थे। ये वही दोनों थे। इनमें से एक खुद को छुड़ाकर फाटक की तरफ भागा और दूसरा कह कह लगातार तालियां बजाता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगा। जूलिया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, इतनी तेजी से कि जूलिया डरने लगी कि कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। वो दोनों फाटक से निकलकर सड़क पर गायब हो चुके थे। जूलिया कुछ खौफ सी हो गई थी कि एक्सू को देखने का शौक जहनी हिजान के भंवर में डूब गया। वो भी बेतहाशा दौड़ती हुई फाटक के बाहर आ गई। सड़क पर पहुंचकर वो काफी दूर तक पैदल ही चलती रही। दरअसल उसे ये याद ही नहीं रहा था कि यहाँ से इस की क्यामगाह बहुत दूर है। सड़क पर एक जगह इसे इतना मजबा नजर आया कि ट्रैफिक करीब करीब रुक गई थी। शोरोगुल की आवाजें फिजा में इंतशार बर्पा कर रही थी। जूलिया अभी इस भीड़ से दूर ही थी कि यकायक मजबा फटा और 3-4 कांस्टेबलों की सुर्ख टोपियां दिखाई दी। वो आदमियों को धक्के दे देकर आगे बढ़ रहे थे। ये दोनों आदमी, जूलिया ने उन्हें पहचान लिया। ये वही थे जिन्हें वो दानिश मंजिल में पुरस्कार एक्सट्रू के हवाले करके आई थी। इनके लिबास तार तार होकर जिस्मों से झूल रहे थे और चेहरों पर खून की लकीरें बह रही थीं। आंखों से वहशत बरस रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो गूंगे, बहरे और अंधे हों। हिप हिप पे हिप पे, एक ने हाँक लगाई और दूसरा कुत्ते की तरह भौंकने लगा। दोनों की गर्दनें दबोचकर इन्हें फिर धक्का दिया गया। दो कांस्टेबलों ने पीछे मुड़कर अपने डंडे घुमाए और इनमें से एक चीखा, पीछे हटो, जाओ, कोई पीछे नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मजबा कांस्टेबलों के पीछे चलता रहा। सबसे आगे वो दोनों धक्का खा रहे थे। जूलिया इस वक्त तक वहीं खड़ी रही जब तक मजबा दूसरे मोड़ पर नजरों से ओझल ना हो गया। जूलिया के पैर पूरी तरह कांप रहे थे और वो महसूस कर रही थी जैसे वो एक कदम भी आगे ना चल सकेगी। अब यहाँ रोशनी में भी इसे चारों तरफ एक्सट्रू के भूत नजर आने लगे थे। इसने एक टैक्सी रुकवाई और पिछली सीट पर एक लाश की तरह ढेर हो गई। वहां से वो सीधी खावर के मकान पर पहुंची। इसे खावर को पेश आए हुए हादसात का इल्म नहीं था। इसकी तरफ रुख करने की वजह यह थी कि खावर अपना ज्यादातर वक्त घर ही पर गुजारता था। दूसरों के मुतालिक यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि वो लोग अपनी कैमगाहों पर ही मिल जाएंगे। खावर ने जूलियाना फिट्जवाटर को हैरत से देखा, क्योंकि इसने आज तक इसे इस हाल में नहीं देखा था। इसके बाल परेशान थे, गाजा उड़ा उड़ा सा था। लिपस्टिक होंठों की हदूद से बाहर निकल गई थी। शायद इसे बेख्याली में अपने होंठ मसले थे। खैरियत? खावर उठता हुआ बोला। हाँ बैठो बैठो। सबसे पहले मुझे पानी चाहिए, मेरा हलक खुश्क हो रहा है। पानी आया और वो एक ही सांस में पूरा गिलास चढ़ा गई। हालांकि वो दिसंबर के अवाखिर का पानी था, बर्फाब। फिर वो तकरीबन 10 मिनट तक आंखें बंद किए आराम कुर्सी में पड़ी रही। दफतन खावर ने कहा, मुझे उलझन हो रही है, बताओ क्या बात है? क्या तुम आईना देखना पसंद करोगी? आहा जरूर। जूलिया ने अपने पर्स से छोटा सा आईना निकाला और फिर बेतहाशा हंसने लगी। नहीं बताओगी तुम? खावर ने फिर कहा। पहले तुम बताओ कि चेहरे पर वर्म क्यों है? जूलिया ने पूछा। मैंने मार खाई थी, खावर झिंझिलाकर बोला। और मैंने मार खिलवाई थी। जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं अब नहीं पूछूंगा, खावर ने कहा और पाइप में तंबाकू भरने लगा।
जूलिया कुछ देर तक इसके कार्टूनी चेहरे का मजाका उड़ाती रही, फिर अपनी दास्तान दोहराने लगी। खावर बड़े गौर से सुन रहा था। मेरे खुदा, इसे लंबी सांस लेकर कहा, एक्सट्रू ने मेरा इंतकाम ले लिया। क्यों? तुम्हारा इंतकाम? मैं समझी नहीं। जूलिया बोली, अपनी दास्तान ऐसे नहीं है जिसे हंस हंस कर बयान किया जाए। खावर ने बुरा समूह बनाकर कहा और अपनी पेशानी टटोलने लगा, जो वर्म की वजह से कई नाहमवार हिस्सों में तकसीम हो गई थी। उसे भी अपनी दास्तान दोहरानी ही पड़ी। मगर तुम झाड़ियों में कैसे पहुंचे? जूलिया ने पूछा। एक्सट्रू का मुआवजा, इसके अलावा और क्या कहूँ? इसने अभी कुछ देर पहले मुझे फोन किया था। वो 3 आदमी तो फरार हो गए थे। तन्वीर को पूरी फैक्ट्री में सिर्फ मैं ही मिला था, और वो भी बेहोशी के आलम में। मेरी मोटरसाइकिल भी वहीं भिजवा दी थी, जिसे मैं ग्रैंड होटल में छोड़ आया था। मगर तुम्हारा मामला समझ में नहीं आता, खावर बोला। मुझे खुद भी हैरत है, आखिर वो दोनों आपस में क्यों लड़ मरे? मैं सच कहती हूँ, बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन्हें अपने सर पैर का होश ही ना हो। जूलिया बोली, तब तो हकीकतन यही कहना पड़ेगा कि एक्सू कोई आदमी नहीं बल्कि भूत है। मगर तुम थोड़ी देर हिम्मत करके इसे आज देख सकती थी। खावर ने कहा, नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी जगह जो भी होता हिम्मत हार देता। जूलिया ने बड़ी खुद एतमादी के साथ कहा। खैर हाँ, खावर कुछ कहने ही वाला था कि फोन की घंटी बजी और इसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, ओह आप हैं? जी हाँ, मिस जूलिया यही हैं, खुदा की कसम, आप हमें हर वक्त हैरत में डाले रहते हैं, खावर ने कहा। खावर ने खामोश होकर फिर रिसीवर जूलिया को दे दिया। वो समझ गई थी कि दूसरी तरफ से बोलने वाला कौन हो सकता है। यस सर, इसने कपकपाती हुई आवाज में माउथपीस में कहा। कहो, कैसी हो? दूसरी तरफ से हल्के से कहकही के साथ पूछा गया। ठीक हो जनाब, जूलिया बोली। तुम शायद डर गई हो, एक्सट्रू ने कहा। जूलिया झेंपी हुई हंसी के साथ बोली, जी हाँ, हालात ही ऐसे थे। उन दोनों को जाने क्या हो गया था। ओह वो, दूसरी तरफ से आवाज आई। एक्सट्रू ने इन लोगों के खिलाफ साइंटिफिक जंग शुरू कर दी है। ये एक्सट्रू की एक ताज़ा तरीन इजाद, पागल कर देने वाले इंजेक्शन का असर था, जो 2 माह से पहले जायल नहीं हो सकता है। यानी सर्दी के मौसम में पागल ही रहेंगे। गर्मी शुरू होने पर हालत सुधर जाएगी। तुम पूछोगी मैंने ऐसा क्यों किया? वो भी बता दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग भी मोहतात रहो। मैं नहीं चाहता कि ये मामलात इस स्टेज में पुलिस के इल्म में आए। इसे खेल बिगड़ जाने का अंदेशा है। मुझे जो कुछ भी मालूम करना था, इन लोगों से मालूम करके इन्हें खलल दिमागी में मुब्तला कर दिया, ताकि वो किसी को बता ही ना सकें। इसके अलावा दूसरी सूरत ये होती कि उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता, मगर मैं अभी नहीं चाहता। गालिबन अब तुम समझ गई होगी, एक्सट्रू बोलता चला गया। जी हाँ, समझ गई, जूलिया ने कहा। बस अब आराम करो, एक्सट्रू ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। लेकिन जूलिया काफी देर तक रिसीवर कान से ही लगाए रही। इसके जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट रहा था। वो सोच रही थी कि एक्सट्रू कितना खतरनाक आदमी है। दिसंबर की आखिरी तारीखों की एक सर्द रात थी। तारों का गुबार बेकरार नीलगों वसतों में बिखरा हुआ था। दफतन मगरिबी उफक से सुर्ख रंग के चमकदार बादल का एक टुकड़ा नजर आया। वो बड़ी तेजी से प्रवास कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ इसका हजम भी कम होता जा रहा था। शहर के वस्त में पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ एक नन्हा सा नुक्ता रह गया, सुर्ख और चमकदार नुक्ता, जिससे शुआएं सी निकलती मालूम हो रही थी। वो खला में एक जगह थम गया और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सितारा दहकते हुए अंगारे में तब्दील हो गया हो। फिर अचानक वो बड़ी तेजी से हरकत करने लगा, और इस बार की हरकतें सुर्ख रंग की चमकदार लकीरों में तब्दीली हो ही जा रही थीं। मगर वो लकीरें, लोग चलते चलते रुके। हर जगह आदमियों के जमे गफीर नजर आने लगे। ट्रैफिक बंद हो गया। वो लकीरें नहीं थीं, बल्कि एक तहरीर थी। विक्टोरिया स्ट्रीट के लोगों, तुम पर तबाही आ रही है। सिर्फ 1 घंटे बाद क़यामत से तुम्हारा सामना होगा। भागो। चमकदार नुक्ता इस तहरीर से बिल्कुल अलग था और एक जगह पर जम सा गया था। शहर में भगदड़ मच गई। मिलिट्री हेडक्वार्टर की सर्च लाइटें अंधेरे का सीना चीरने लगी। रोशनी की बेशुमार आड़ी तिरछी लकीरें जमीन से आसमान तक नजर आने लगी। मुख्तलिफ स्टेशनों के ट्रांसमीटर चीख रहे थे। कुछ पता नहीं चलता, वो बहुत बुलंदी पर है, सर्च लाइट की दस्तरस से बहुत दूर। तकरीबन 1 दर्जन जेट तैयारे शहर पर चिंगारने लगे। आसमान पर सुर्ख तहरीर आहिस्ता आहिस्ता अपना हजम बढ़ाती चली जा रही थी, लेकिन वो चमकदार नुक्ता गायब हो चुका था। सर्च लाइट के आड़े तिरछे मनारे अब भी जमीन और आसमान एक कर रहे थे। तैयारे गरज रहे थे। ट्रांसमीटरों पर पल पल की खबरें नशर हो रही थीं, लेकिन सब बेसूद।
इस तहरीर का उकदा ना खुल सका। अब वो तहरीर नहीं रह गई थी। इसका हिजम बढ़ते बढ़ते सुर्ख रंग के बादलों में तब्दील हो गया था। जरा ही सी देर में सड़कें वीरान हो गईं। विक्टोरिया स्ट्रीट की तो हालत ही अजीब थी। लोग बेतहाशा अपने घरों से निकलकर शहर के दूसरे हिस्सों की तरफ भाग रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इसकी कोई परवाह न थी, मगर ये बड़े आदमियों के साया आतिफत में रहने वाले छोटे लोग थे। विक्टोरिया स्ट्रीट में दरअसल ज्यादातर बड़े बड़े ताजिर और कारखानों के मालिक आबाद थे। इस तबके के लोग अमूमन ज़ईफुल एतकाद होते हैं। जिन लोगों को दूसरों की छींकें और डिकारे मुस्तकबिल से मायूस कर देती हों, इनकी बदहवासी का क्या पूछना, जो जरा जरा सी बात पर शगुन और साथ के चक्कर में पड़ जाते हों। इनके लिए खुला हुआ आसमानी ऐलान कुर्बे क़यामत ही की दलील था। ठीक 1 घंटे बाद वही सुर्ख नुक्ता फिर आसमान में दिखाई दिया। अभी विक्टोरिया स्ट्रीट में अफरा तफरी ही मची हुई थी। वो नुक्ता विक्टोरिया स्ट्रीट पर मुसल्लत हो गया और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे इसमें से एक दूसरा नुक्ता निकलकर नीचे की तरफ आ रहा हो। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी, इतनी तेज कि इस पर नजर का ठहरना महाल मालूम होता था। लेकिन अब वो कोई नुक्ता सा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि सुर्ख रंग का एक बड़ा सा गुबार मालूम होने लगा था। अचानक वो एक 4 मंजिला इमारत की छत से टकराकर फट गया। वो इमारत कसीफ और बदबूदार धुएं में छुप गई। फिर ये धुआं फैलने लगा। फैलाव के साथ साथ ही इसमें कसाफत भी बढ़ती जा रही थी। वो इतना गहरा हो गया था कि इसकी लपेट में आए हुए दो आदमी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, ख्वाह इनका दरमियानी फासला 1 गज से भी कम रहा हो। लोग शहद की मक्खियों की तरह अपनी कैमगाहों से निकल निकल कर इधर उधर मुंतशिर होने लगे। शोर का यह आलम था कि जैसे सूरज इसराफील फूंक दिया गया हो। बहरहाल वो क़यामत ही का मंजर था। न जाने कितने दम घुट जाने की वजह से खत्म हो गए। 2 लाशें विक्टोरिया स्ट्रीट से बरामद हुई। यह खबर दूसरे दिन के अखबारात में नजर आई। यही नहीं, बल्कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए और करोड़ों के जवाहिरात भी गायब हो गए। शहर के सिर्फ एक हिस्से पर यह मुसीबत नाजिल हुई थी, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पूरा शहर वीरान हो जाएगा। लोग बुरी तरह भाग रहे थे। अंदेशा था कि मज़ाफ़ात की आबादी के लिए ये लोग क़यामत बन जाएंगे। शहर मिलिट्री की निगरानी में दे दिया गया और चारों तरफ फौजी दस्ते गश्त कर रहे थे। जब फौजियों ने देखा कि लोग किसी तरह रुकते ही नहीं, तो उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। शहर के बाद हिस्सों में इन्हें फायर भी करने पड़े। इसका नतीजा अच्छा ही निकला। लोग घरों में बंद होकर बैठ गए, लेकिन इनकी ज़बानें बड़ी तेज़ रफ्तारी से चलती रहीं। वो हलक फाड़ फाड़ कर हुकूमत वक्त को गालियां दे रहे थे। ऐसे लोगों में सिर्फ शेख नथु या मीर जुम्मन ही नहीं थे, बल्कि प्रोफेसर फलां और डॉक्टर फलां जैसे लोग भी आम आदमियों की सतह पर आ गए थे। इस वक्त ना उन्हें बैनुल-अक़वामी सियासत सूझ रही थी और ना ही वो होटल याद आ रहे थे, जहाँ बैठकर वो चाय के साथ साथ छठबियों को सोसाइटी के नज़्म ज़ब्त के मुतालिक लेक्चर भी पिलाया करते थे। हालात को इत्तदाल पर आने में तकरीबन 1 हफ्ता लग गया। इसके बाद शहर में फिर सुकून हो गया, लेकिन मिलिट्री का हेडक्वार्टर और महकमा सुराग-रसानी बदस्तूर इंतशार में मुब्तला रहा। ये दोनों ही इसे कोई आसमानी बला समझने पर तैयार नहीं थे। कैप्टन फयाज की बौखलाहट काबिल-ए-तारीफ थी। परेशानी की बात भी थी। महकमा सुराग-रसानी होता ही इसलिए है कि ढकी छुपी साजिशों को बेनकाब करता रहे, बल्कि साजिशों को इस बात का मौका ही ना दे कि वो अपनी सलाहियतों को बरोए कार ला सकें। फयाज पर हुक्काम बाला की इतनी बौछारें पड़ी कि इसकी अकल ठिकाने पर आ गई। अकल ठिकाने आने का मतलब ये था कि अब इसे एक बेअकल को तलाश करना चाहिए। लिहाजा इसे शहर के सबसे बड़े बेअकल को तलाश करने की फिक्र हुई। वो तो वैसे भी इसे कई दिनों से तलाश कर रहा था, मगर जब इधर हुक्काम बाला की झुड़कियां हद से तजावज़ करने लगीं, तो इसे हकीमत पर इसे ढूंढ निकालना था। इसे तकरीबन 1.5 दर्जन सादा लिबास वालों को इमरान का सुराग लगाने पर मामूर कर दिया। आखिर से एक दिन इत्तला मिली कि इमरान दलेरमी के शराब खाने में बैठा हुआ शराबियों को इखलाकियात का दर्स दे रहा है। फयाज झपटा हुआ वहां पहुंचा, और इस वक्त पहुंचा जब इमरान और दलेरी में ठन गई थी। दलेरी की एक ईसाई औरत थी। उम्र 50 साल के लगभग रही होगी। रंगत स्याह थी और जिस्म भारी भरकम था। पाटदार आवाज रखती थी। ये शराब खाना इसी का था और काउंटर पर वो खुद रहा करती थी। इसकी वजह इसकी कंजूसी बयान की जाती थी। मशहूर था कि वो शराब खाने की आमदनी से अपनी ज़ात पर इतने रुपए खर्च करती है जितनी एक बारमैन की तनख्वाह हो सकती है। फयाज को हैरत थी कि इमरान इससे क्यों उलझ पड़ा है। वो चुपचाप अलग गोशे में जा बैठा।
इमरान बिल्कुल औरतों की तरह हाथ नचा नचा कर इससे तू मैं कर रहा था और कमरे में बैठे हुए दूसरे लोग बेतहाशा हंस रहे थे। हत्ता के वेटर भी अपना काम छोड़कर एक गोशे में खड़ा कह कह लगा रहा था। इस लड़ाई का सर पैर फयाज की समझ में ना आ सका। अलबत्ता दिलेरी बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी दे रही थी। फयाज ने सोचा यूं काम ना चलेगा, पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहे। लिहाजा वो उठकर सीधा काउंटर की तरफ गया। इमरान ने इसे देखा, लेकिन इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। क्या बात है? दलेरी ढारी, ये साला हमारा गाहक को खराब करता है। क्या खराब करता है? फयाज ने कहा। बोलता है इधर शराब में पानी मिलाया जाता है। नहीं मिलाया जाता? इमरान दांत पीस कर बोला। तेरे बाप से मतलब? दलेरी कलकलाई। मेरे दादा से भी मतलब, इमरान ने उसे घूंसा दिखाकर बोला। तुम भोले भाले आदमियों को धोखा देती हो, इमरान बोला। पुलिस पुलिस, दलेरी अपना सर पीट कर चीखी। बाहर से भी कई आदमी अंदर आ गए। इमरान बार बार फयाज को घूरे जा रहा था। गालिबन इसका ये मतलब था कि फयाज वहां से चला जाए, मगर फयाज इसे साथ लिए बगैर वापस नहीं जाना चाहता था। अचानक इमरान बड़बड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। फयाज ने दलेरी से कहा, मैं इसे समझाऊंगा। और फिर वो इमरान के पीछे पीछे चलने लगा। इमरान एक गली में मुड़ गया, मगर फयाज का पीछा छोड़ने वाला था। वो भी गली में घुस गया। थोड़ी दूर चलने के बाद इमरान पलटा। वो खूंखार नजरों से फयाज की तरफ देख रहा था। क्यों, क्या है? तुम यहाँ क्यों आए थे? तुमसे मिलने के लिए प्यारे। फयाज आगे बढ़कर इसके बाजू पर हाथ फेरने लगा। क्यों? इमरान बोला। क्या अब भी बताने की जरूरत बाकी रह जाती है? अब तुम्हारी मदद के बगैर मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, फयाज ने कहा। अचानक इमरान की पेशानी की सिलवटें गायब हो गईं। वो कुछ सोच रहा था। मैं खुद ही सोचा था कि तुमसे मिलूं, इससे कुछ देर बाद कहा। कोई खास बात? फयाज चहक कर बोला। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताओ। और इत्मीनान से बातें होंगी, इमरान आगे बढ़ता हुआ बोला। दूसरी सड़क पर पहुंचकर इसने एक टैक्सी के ड्राइवर को अपने फ्लैट का पता बताया। रास्ते भर वो खामोश रहे। फयाज सोचता रहा कि जरूर इमरान किसी चक्कर में है। हो सकता है कि वो पहले ही से इस मामले में अपनी टांग अड़ा चुका हो। फ्लैट में पहुंचकर इमरान ने बड़ी एहतियात से दरवाजा बंद किया। हाँ, अब कहो, वो एक कुर्सी की तरफ इशारा करता हुआ बोला। फयाज बैठ गया। इसने जेब से रुमाल निकालकर अपना चेहरा साफ करते हुए कहा, क्या तुम्हें हालात का इल्म नहीं है? आसमानी तहरीर, इमरान ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जाहिर है कि इससे बड़ा वाकया इन दिनों कोई और नहीं हुआ होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? इमरान ने पूछा। मेरा ख्याल? फयाज एक तवील सांस लेकर बोला। मेरा ख्याल है कि इस शोबदे का सहारा लेकर किसी ग्रोह ने विक्टोरिया स्ट्रीट में लूटमार की है। तुम इस तहरीर को शुभदा समझते हो? इमरान ने पूछा। फिर और क्या समझूं? फयाज बोला। शुभदा नाम है हाथ की सफाई का। गालिबन इतना तुम भी जानते होगे, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं जानता हूँ। क्या वो हाथ की सफाई थी? मेरा मतलब है वो तहरीर। और वो हरकत करता हुआ सुर्ख सितारा, जिसकी मखसूस किस्म की जुम्बिशों के जरिए वो तहरीर आलम में वजूद में आई थी। मगर खैर, अब छोड़ो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इमरान ने कहा। मदद, मेरी मदद करो। महकमे की सख्त बदनामी हो रही है। इसका असर तुम्हारे वालिद की नेक नामी पर भी पड़ सकता है, फयाज ने कहा। इनकी बदनामी के लिए मैं ही क्या कम हूँ, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इस तहरीर के मुतालिक तुम्हारा क्या नजरिया है? फयाज ने पूछा। अजाब इलाही, इमरान ने संजीदगी से कहा। कुर्बे क़यामत की एक निशानी। जब लोग अपनी बीवियों को आज़ाद करके दूसरों की बीवियों पर डोरे डालने लगते हैं, तो यही सब कुछ होता है। क्या तुम आजकल लेफ्टिनेंट यावर की बीवी के चक्कर में नहीं हो? इमरान, संजीदगी, मजाक फिर होता रहेगा, फयाज बोला। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, मगर इसे भी छोड़ो। तुम चाहते हो कि इस तहरीर के मुतालिक कुछ मालूम करो? फयाज सिर्फ सर हिलाकर रह गया। मालूम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। बताओ भी तो, फयाज ने आहिस्ता से नरम लहजे में कहा। वैसे इसका दिल तो यही चाह रहा था कि इमरान को मुर्गा बनाकर कम से कम एक मन का वजन इसकी कमर पर रख दे। मुझे एक आदमी की कब्र खोदने का इजाजतनामा ला दो, इमरान बोला। क्या मतलब? यार क्यों बोर करते हो? मैं आजकल में किसी मजाक से महजूज होने की सलाहियत ही खो बैठा हूँ, फयाज बोला। मैं मजाक नहीं कर रहा, कतई संजीदा हूँ। किसकी कब्र खोदना चाहते हो? डॉक्टर स्टेपलर की, इमरान बोला। कौन डॉक्टर स्टेपलर? फयाज ने पूछा। यूनिवर्सिटी के शोबा साइंस का सदर, जो 2 माह गुजरे कल्ब की हरकत बंद हो जाने की वजह से मर गया था, इमरान बोला।
तो इसकी कब्र? फयाज पलकें झपकाने लगा। हाँ, वो कब्र ही में दफन किया गया था। तुम्हें इस पर हैरत क्यों है? इमरान ने कहा। मुझे बताओ कि तुम इसकी कब्र क्यों खोदना चाहते हो? फयाज बोला। इसकी लाश पर मातम करूंगा, इमरान ने कहा। इमरान, तुम फिर बहकने लगे। यार फयाज, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। ये काम कर सकते हो तो कर दो, वरना कब्र तो खोदी ही जाएगी। इजाजत ना मिली तब भी, इमरान ने कहा। क्या बक रहे हो तुम? जानते हो इसकी क्या सजा होगी? फयाज बोला। इमरान को सजा देने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। अगर कभी पैदा भी हुआ तो इसे यतीम खाने में दाखिल करके इसका कैरियर चौपट करा दिया जाएगा, तो मुतमईन रहो। फयाज किसी सोच में पड़ गया। फिर इसने कहा, इजाजतनामा आसानी से तो नहीं मिलेगा, हमें इसके लिए कोई माकूल जवाब पेश करना पड़ेगा। फयाज ने कहा। यह काम हकीकतन बहुत मुश्किल है, इमरान बड़बड़ाया। इसके चेहरे पर भी तफक्कुर के आसार थे। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर फयाज ने कहा, तुम दलेरी के शराब खाने में क्या कर रहे थे? आहा वो, इमरान अहमकों की तरह हंस पड़ा। फिर बोला, तुम जानते हो कि मैं आजकल बेरोजगार हूँ। खर्च इसी तरह चलता है। अब कुछ दिनों के बाद मुस्तकिल तौर पर मुझे एक माकूल रकम देने लगेगी। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अगर इसने करीबी थाने में शिकायत दर्ज कर दी तो बड़ी जिल्लत होगी तुम्हारी। फयाज बोला। अच्छा, अब तुम यहाँ से खिसक जाओ। जिस दिन मुझे नसीहतों की जरूरत महसूस हुई, शादी कर लूंगा। इमरान बोला। डॉक्टर स्टेपलर की खबर तुम क्यों खोदना चाहते हो? फयाज ने पूछा। वक्त बर्बाद ना करो, आजाद इसकी कब्र खोद डाली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां मौजूद रहो। इमरान बोला। मैं ये नहीं कहता कि तुम वहां दोस्त की हैसियत से आना, बहैसियत दुश्मन भी आ सकते हो। हथकड़ियां लेकर आना, क्योंकि वो एक गैर कानूनी हरकत होगी। क्या तुम इस मामले में वाकई संजीदा हो? फयाज ने पूछा। कतई, बस आज रात को देख लेना, कब्र खोद डाली जाएगी। और इसके जिम्मेदार तुम होगे? फयाज ने पूछा। नहीं, जिम्मेदार तो तुम ही होगे, इमरान बोला। अगर तुम इस कब्र को खोदते तो फायदा बराह रास्त तुम्हें होता। अब कोई दूसरा ही फायदा उठाने वाला है, इमरान ने कहा। मैं समझा, फयाज ने सर हिलाकर कहा। तुम्हें इत्तला मिली है कि आज कोई डॉक्टर स्टेपलर की कब्र खोद डालेगा? समझ गए ना? इमरान ने कहका लगाया। मैं पहले ही इसे जानता था कि तुम समझ जाओगे। आखिर महकमा सुराग रसानी के ऑफिसर हो। कौन है वो? फयाज ने पूछा। ये मुझे नहीं मालूम, इमरान सर हिलाकर बोला। इत्तला मिली है। तो इसका ये मतलब है कि ईसाइयों के कब्रिस्तान की निगरानी की जाए? फयाज बोला। जरूर, कतई, ये बहुत जरूरी है। मगर मुझे यकीन है कि तुम इन लोगों को पकड़ नहीं सकोगे, इमरान ने कहा। क्या तुम हमारे साथ नहीं होगे? अगर तुम इस्तेदा करो तो ये मुमकिन भी है, इमरान ने लापरवाही से कहा। मैं इस्तेदा करता हूँ, फयाज हंसने लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।